वेलकम बैक। सेल के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और हमारी हेडिंग चल रही है यूकारियोटिक सेल। तो यूकारियोटिक सेल में ही हम ये सब पढ़ रहे हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जैसा कि ये टर्म है ये खुद में ही बता रहा है, ठीक है। इंडो कहने का मतलब सेल के अंदर, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन का बना हुआ है ये। तो यूकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन का बना हुआ एक सिस्टम है। सिस्टम इस वजह से क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड है, इस वजह से इसे बोला जा रहा है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहा जा रहा है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जा रहा है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जा रहा है इसको, ठीक है ना। चलो आगे आ जाए, जरा हम इसमें बात करते हैं कि कौन से कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट की बात करनी है तो याद रखें इसमें 4 कंपोनेंट हैं जिसको हम याद कर लेंगे EGLV से। हम इसको बोल रहे हैं ईजी लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे ई से है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो 4 कंपोनेंट है इसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, 4 कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, ये मेम्ब्रेन बाउंड है तो हम ये जानना चाह रहे हैं जिस मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है ये सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है। आप याद रखेंगे कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आप चाहे जिसकी भी बात कर लें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, गोल्जी बॉडी की बात कर लें, लाइसोसोम की बात कर लें, वैक्यूल की बात कर लें, ये क्या है? ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक। तीसरी बात हम ये करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन इनके कोऑर्डिनेटेड हैं, इस वजह से बोल रहे हैं सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? सिस्टम, ठीक ना। याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम इसका पार्ट नहीं है, इज नॉट ए पार्ट, ठीक है ना। तो 4 सवाल आपको याद कराए। कंपोनेंट क्या है, मेम्ब्रेन डबल है कि सिंगल है, स्ट्रक्चर और फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम इसके पार्ट नहीं है क्योंकि EGLB के साथ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीसोम का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इस वजह से। तो 4 कंपोनेंट है, यही 4 कंपोनेंट हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको पहले बता देते हैं और फिर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। चल, इसके ये 4 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा कंपोनेंट है गोल्जी बॉडी, तीसरा कंपोनेंट है लाइसोसोम और चौथा कंपोनेंट है इसका वैक्यूल, ठीक।
एक एक करके आ जाते हैं, ध्यान से सुना जरा। यूकारोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो एक नेटवर्क दिखाई देगा टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का। किसका? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का। टीनी मतलब स्मॉल, छोटे छोटे ट्यूब्यूल। टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का एक रेटिकुलम या नेटवर्क दिखाई देगा, उसी को नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पोर्टर ने उन्हीं स्ट्रक्चर को, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट, पोर्टर ने उन्हीं स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। ठीक है ना, याद रखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो आकर के आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। ONN का मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, आप डायग्राम में अब कोई चेंज नहीं करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है और आकर के कहाँ जुड़ गया? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, और बनने वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। चलो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूंकि मेम्ब्रेन का बना हुआ है और साइटोप्लाज्म में है, तो अब ये साइटोप्लाज्म के दो हिस्से कर देगा। एक जो इस मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर वाला एरिया है, उसको नाम दिया जाता है ल्यूमिनल। क्या नाम दिया जाता है? ल्यूमिनल बोला जाता है। और इस ल्यूमेन के बाहर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, उसको नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या नाम दिया जाता है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल नाम दिया जाता है। तो ये मेम्ब्रेन का बना हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साइटोप्लाज्म के दो हिस्से कर देता है। एक जो ल्यूमेन में पड़ रहा है, जो मेम्ब्रेन के अंदर पड़ रहा है, उसको ल्यूमिनल बोला जा रहा है। जो बाहर पड़ रहा है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे आ जाएं। अब ध्यान से जरा सुने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस अथवा अब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाया जा रहा है तो आप समझ रहे होंगे कि उसका सरफेस क्या हो जाएगा? खुरदुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुरदुरा हो जाएगा। अगर पाया गया तो खुरदुरा हो जाएगा, या कहेंगे दानेदार हो जाएगा, ग्रैनुलर हो जाएगा। इसी वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है उसको नाम दिया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दिया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो 70S है कि 80S है? 80S है। कौन सा राइबोसोम है? 80S राइबोसोम है, याद रखना है, 80S राइबोसोम है। वही दूसरी ओर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं है उसको क्या बोला जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोला जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा ना क्या बोला जाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाता है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो हम रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बात करते हैं। इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। मैं दो कॉलम कर दे रहा हूं, एक और कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको और क्या बोला जाता है? ग्रैनुलर। वही दूसरी ओर हम नोट कर रहे हैं SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको नाम दिया जाता है
ए ग्रैनुलर, क्या नाम दिया जाता है? ए ग्रैनुलर नाम दिया जाता है। तो रफ और स्मूथ, रफ को ग्रैनुलर और स्मूथ को ए ग्रैनुलर, ठीक है ना। चलिए देखें यहाँ पे प्रेजेंस होगा किसका? 80S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम अटैच होता है उसके सरफेस से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से, बाय द हेल्प ऑफ लार्जर सब यूनिट। तो 80S राइबोसोम लार्जर सब यूनिट की सहायता से जुड़ा हुआ है एक ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से, जिसका नाम है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड। तो राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड की सहायता से ये राइबोसोम चिपक गया है, अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से। स्मूथ में आएंगे तो आपको मालूम है ना ही राइबोसोम होगा और ना ही राइबोफोरिन होगा। तो राइबोसोम और राइबोफोरिन दोनों क्या होंगे? दोनों अब्सेंट होंगे, याद रखना रहेगा, ठीक है ना। चलें फंक्शन की बात करते हैं, याद रखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, तो प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है वो फंक्शन है, ठीक है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होगा सिंथेसिस ऑफ एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। आपको मालूम है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे उसके सरफेस पे राइबोसोम है, तो राइबोसोम है तो क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस का क्या काम करेगा? चले कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हम कहें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बता दो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एक काम अगर हम कहेंगे तो आप क्या कहोगे? कहोगे प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। क्या बताओगे? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन आपको बताना रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जरा देखें, इसके अलावा काम है इसका फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फोल्डिंग कराता है, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। फोल्डिंग का मतलब है, जैसे आप जानते हैं प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी लीनियर होता है, सेकेंडरी जो है वो हेलिक्स या सीट के फॉर्म में होता है। तो भाई जब फोल्डिंग होगा तभी प्राइमरी से वो क्वाटरनरी की ओर प्रोटीन बढ़ेगा, इसको बोला जाता है फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। इस फोल्डिंग के दौरान अगर फोल्डिंग गलत तरीके से हो गया तो उस मिस फोल्डेड प्रोटीन का डिग्रेडेशन ऑफ मिस फोल्डेड प्रोटीन, डिग्रेडेशन ऑफ मिस फोल्डेड प्रोटीन। तो मिस फोल्डेड प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी किसकी सहायता से होता है? तो मिस फोल्डेड प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी इसी की सहायता से होता है, क्योंकि ये मिस फोल्डेड प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में स्टोर हो गए तो वो बीमारियां काज करेंगे। जैसे आपने प्रियॉन का नाम सुना होगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होता है, तो मिस फोल्डेड प्रोटीन है, जिससे कि कुरू डिजीज कुरू डिजीज या लाफिंग डेथ कराता है एनिमल में। फिलहाल हम अगर कहें कि एक फंक्शन हमें आप बता दो, तो आप बताओगे प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। क्या बताओगे? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। स्टेरॉयड हार्मोन पे अगर आ जाएं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे आप आ जाएं तो आप कहोगे सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस, लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस, ठीक है ना। चलो इसके अलावा स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोर करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है। तो हम कहें कि बताओ मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करेगा या किसका योगदान होगा? तो आप आंसर क्या करोगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम 2 सवाल की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन बताओगे रफ में, लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस बताओगे स्मूथ में। ओके, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे।
चलो, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डेवलप हुआ है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी का बना होता है, ठीक है ना। अच्छा, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। 1898 में कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवरी की थी गोल्जी बॉडी की। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है गोल्जी बॉडी का वो है सिस्टर्नी। क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी होते क्या हैं? फ्लैट डिस्क शेप सैक। मैचिंग कॉलम का इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। फ्लैट डिस्क शेप सैक, तो फ्लैट डिस्क शेप सैक होता है सिस्टर्नी। उसके डायमीटर की बात करोगे तो 0.5 to 1 क्या होगा? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर का है सिस्टर्नी का डायमीटर, याद रखना है, ठीक। चलो, अगर हम कहें ये बताओ सिस्टर्नी में गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी का नंबर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आप कहोगे वेरिएबल है ना। अलग अलग सेल के गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी का नंबर क्या है? वेरिएबल होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि सिस्टर्नी में, गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी का जो नंबर है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है ना। चलें, अगर आप देखें तो इसके दो फेस हैं। जो न्यूक्लियस के पास वाला फेस है, जो न्यूक्लियस के पास वाला फेस है, देखें जरा, ये है कॉन्वेक्स। तो न्यूक्लियस के पास वाला जो फेस है उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स फेस। उसी को सिस फेस बोला जाता है, या उसी को फार्मिंग फेस बोला जाता है। कॉन्वेक्स बोला जाता है, सिस बोला जाता है, या फार्मिंग फेस बोला जाता है। वहीं जो न्यूक्लियस से दूर वाला फेस है, जैसे ये वाला फेस आप देखें जो कि कॉनकेव है, इसको ट्रांस भी बोला जाता है और इसको मैच्योरिंग फेस बोला जाता है। क्या क्या नाम दिया जाता है? कॉनकेव, ट्रांस, इसको मैच्योरिंग फेस का नाम दिया जाता है। कॉनकेव बोला जाता है, ट्रांस बोला जाता है और इसको मैच्योरिंग फेस का नाम दिया जाता है, याद रखना रहेगा। तो ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग फेस न्यूक्लियस के पास वाला है, और वही दूसरी ओर कॉनकेव है, ट्रांस है या मैच्योरिंग फेस है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुने जरा। जो वेसाइकल जो सिंथेसाइज हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो वेसाइकल आके जो प्रोटीन को रखे हुए हैं वो गोल्जी बॉडी के किस फेस से फ्यूज होते हैं? क्या आंसर करोगे? सिस वाले फेस से फ्यूज होते हैं। किससे? सिस वाले फेस से फ्यूज होते हैं, याद रखना रहेगा। किस फेस से फ्यूज होते हैं? सिस फेस से फ्यूज होते हैं। और कहाँ से ये बाहर निकलते हैं? ये बाहर निकलते हैं ट्रांस वाले से या मैच्योरिंग फेस से। जब ये वेसाइकल सिस्टर्नी के अंदर आ जाता है तो इस वेसाइकल का नाम हो जाता है सेक्रेटरी वेसाइकल। क्या नाम हो जाता है? इसका नाम हो जाता है सेक्रेटरी वेसाइकल। क्या नाम हो जाता है? सेक्रेटरी वेसाइकल नाम हो जाता है, याद रखेंगे आप। इसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी वेसाइकल बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम कहें भाई सेक्रेटरी वेसाइकल कहाँ बनता है? आप आंसर करना है गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। चलो, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बता देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसाइकल, ये नोट किया है, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइको लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो सेक्रेटरी वेसाइकल का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस का मेजर साइट है। अभी हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आप याद रखेंगे, वो क्या है? वो है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो आएगा और उसके पैकेट बना दिए जाएंगे और उस पैकेट को हम सेल के अंदर भी
मतलब इंट्रासेलुलर भी ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं गोल्जी बॉडी की सहायता से, और सेल के बाहर भी उसको सिक्रीट करा सकते हैं। तो कहने का मतलब गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। डैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी, दोनों तरीके से वो सहायता करता है। ठीक है ना, चलो आगे आ जाएं। इसी पैकेजिंग के दौरान, जब गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग हो रहा था, उसी दौरान फॉर्मेशन होता है अगले ऑर्गेनेल का, जो अगला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल है, और वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कैसे बने हुए हैं? लाइसोसोम बने हुए हैं गोल्जी बॉडी से पैकेजिंग के दौरान बना हुआ है। लाइसोसोम जो है रखता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम को, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिव होते हैं, याद रखना, बेसिक पीएच पे नहीं, एसिडिक पीएच पे। और ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं, फैट या लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले हैं, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेजेज होते हैं प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीएजेज होते हैं फैट या लिपिड के लिए, लाइपेजेज होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिएजेज होते हैं। जब कभी ये लाइसोसोम का मेम्ब्रेन रप्चर होगा, ये दूसरे ऑर्गेनेल के जो मेम्ब्रेन हैं उन सभी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इतना ही नहीं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा ये। तो कुल मिला जुला के सेल का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। इस वजह से इसे क्या नाम दिया जाता है? सुइसाइडल बैग। सेल के लिए इसे आत्महत्या की थैली बोली जाती है। क्या कहा जाता है? सेल के लिए आत्महत्या की थैली कही जाती है इसको। ठीक है, अगला आ जाए। अगला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट है वो है वैक्यूल। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कहने की बात नहीं है। सभी के सभी कंपोनेंट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हैं, सभी के सभी कंपोनेंट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हैं, वो सब के सब क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है? टोनोप्लास्ट नाम दिया जाता है। वेल डेवलप्ड वैक्यूल का पाया जाना, बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है कहाँ पे? प्लांट सेल में। और आपको बता दें, प्लांट सेल के वॉल्यूम का, ध्यान से सुने, आपको भरोसा नहीं होगा, अप टू 90%, लगभग 90% तक का जो आयतन है वो अकेले कौन ऑक्युपाई कर लेता है? वैक्यूल। तो वैक्यूल कितने परसेंट तक का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है प्लांट सेल का? अप टू 90%। क्या रखता है ये? वाटर रखता है, प्लस सैप होता है, और साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। वाटर होता है, सैप क्या होता है? वाटर में जब खनिज घुल जाता है, वाटर प्लस मिनरल को सैप बोला जाता है। तो वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, जैसे कि एंथोसाइनिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पेटल के कलर के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द पेटल। तो पेटल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंथोसाइनिन है, वाटर सॉल्युबल है। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये भी इसी सैप में पाए जाते हैं। ये वैक्यूल के अंदर पाया जाता है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, जैसे कि एंथोसाइनिन। ठीक है ना, चलो देखते हैं, जरा देखें क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ध्यान से देखें जरा। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, कह रहा वैसे तो हर एक ऑर्गेनेल का अपना आकार और उसका कार्य अलग अलग है, लेकिन many of these are considered together as endomembranous system। लेकिन उनमें से कुछ को मिला के एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। तो इसको क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। याद रखेंगे क्या होता है इसमें?
देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा और वैक्यूल होगा, है ना। आपको याद कराया, क्या याद कराया? EGLV याद रखना है आपको। आगे आ जाए, कह रहा है चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन और परऑक्सीसोम का फंक्शन इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ है, EG लब के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, इस वजह से ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं कहलाएंगे। आगे आ जाए, देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी a few carotid cells revealed, देखें, presence of a network or reticulum of teeny tubular structure, जो कि बिखरा है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। चूंकि मेम्ब्रेन का बना हुआ है, इस वजह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर का जो स्पेस है उसके दो कंपार्टमेंट कर देगा। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पड़ेगा, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पड़ेगा उसे क्या बोला जाएगा? ल्यूमिनल। और जो साइटोप्लाज्म की ओर पड़ेगा, जो बाहर वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोला जाएगा? एक्स्ट्राल्यूमिनल। क्या बोला जाएगा? एक्स्ट्राल्यूमिनल कहा जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रायः राइबोसोम अटैच्ड दिखता है उसके आउटर सरफेस पे, और ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो राइबोसोम को रखता है सरफेस पे बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही दूसरी ओर अगर उसका अब्सेंस होगा तो बोला जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दिया जाएगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुने, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी बताया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है ना। आगे आ जाए, स्मूथ, रफ का तो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ का काम जानना चाहोगे तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन बता लिया है, अभी नोट करा था। आगे आ जाए, कैमिलो गाल्गी नाम के साइंटिस्ट 1898 में पहली बार उन्होंने देखा डेंसली स्टैंड मतलब गाढ़े रंगे हुए रेटिकुलर स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के पास में उन्होंने देखा, तो उन्हीं के नाम पे इस एपरेटस का नाम पड़ गया गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। यह फ्लैट डिस्क शेप सैक, हमने कहा मैचिंग कॉलम का इंपॉर्टेंट सवाल है, तो फ्लैट डिस्क शेप का सैक रखता है जिसे सिस्टर्नी बोला जाता है, जिसका डायामीटर है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और एक दूसरे के ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। अभी ये भी हमने बताया है कि वेरिएबल नंबर होता है सिस्टर्नी का जो गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक। दी गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस आर दी फॉर्मिंग फेस। तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस के पास वाला जो फेस होगा उसे सिस फेस, जो कि कॉन्वेक्स है, जिसको फॉर्मिंग फेस बोला जाता है। वही जो दूसरा उसका फेस है कॉनकेव, ट्रांस या मैच्योरिंग फेस बोला जाता है, ठीक है ना। वैसे तो सिस और ट्रांस फेस जो है वो एकदम अलग है, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े होते हैं। गोल्जी एपरेटस मुख्य रूप से फंक्शन करता है, पैकेट बनाता है मटेरियल्स का, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, और उस पैकेट की डिलीवरी वो सेल के अंदर भी कर सकता है, मतलब इंट्रासेलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलर सेल के बाहर भी हो सकता है। मटेरियल की पैकेजिंग जो वेसाइकल के फॉर्म में हुआ है, ठीक है ना, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज हुआ था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके फ्यूज हुआ था किस फेस पे? सिस फेस पे। और फाइनली कहाँ से बाहर निकलेगा? मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस से। इसीलिए इस बात की पुष्टि होती है कि गोल्जी एपरेटस हमेशा किसके साथ में रहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में रहता है। एक ढेर सारे प्रोटीन जो राइबोसोम पे सिंथेसाइज हुए हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, वो कहाँ मॉडिफाई होते हैं? वो मॉडिफाई होते हैं गोल्जी एपरेटस के सिस्टर्नी में मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, और वहीं से ट्रांसफेस से वो रिलीज हो जाते हैं। गोल्जी एपरेटस एक मेजर साइट है क्या बनाने के लिए? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिंथेसाइज कराने के लिए, ठीक है ना। आगे आ जाए लाइसोसोम पे। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होगा भाई, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। पैकेजिंग जब हो रहा था गोल्जी बॉडी में उसी दौरान ये बनता है, ठीक है ना।
एक लाइसोसोमल वेसाइकल जो है वो रिच होता है, भरा होता है सभी टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं। देखो कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, लाइपेजेज जो लाइपेज को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएजेज लाइपेजेज जो लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएजेज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेजेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा। और आपको बताया कि ये किस पीएच पे एक्टिव होते हैं, बेसिक नहीं है, ध्यान से देख लो, एसिडिक पीएच है। और ये एंजाइम डाइजेस्ट कर सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को। और जब कभी ये टूटेगा तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस वजह से लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग। आगे आ जाए वैक्यूल। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। क्या रखता है, वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, साथ में कुछ और भी मटेरियल रखता है जो सेल के लिए लाभकारी नहीं है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा भाई, इसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। और जरा देखो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो प्लांट सेल का लगभग 90% तक का वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक, चलें। In plant, the tonoplast facilitate the transport of number of ion and other material against concentration gradient into vacuole। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं, आयंस है, मॉलिक्यूल हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूल में कम है, लेकिन तभी भी वो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में आ जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है ना, अमीबा में एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जबकि पैरामीशियम में 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है भाई, ऑस्मो रेगुलेशन है ना, वाटर बैलेंस, बॉडी फ्लूइड बैलेंस, तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाया जाता है जो कि फूड पार्टिकल को इनगल्व करने के बाद, उसको निगल जाने के बाद बनता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसके 4 कंपोनेंट हैं EGLV, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं सिस्टम इस वजह से क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस, जबकि रफ का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। सुसाइडल बैग किसे बोला जाता है, लाइसोसोम को। क्या क्या डाइजेस्ट कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड सबको डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।